Hello everyone, I am Shirshodev. I have secured All India Rank 1 in UPSC CAPF Assistant Commandant 2025 एग्जामिनेशन। मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं सालबनी वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय सालबनी में की है। उसके बाद मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन कोटा से की है, जिसके बाद मैंने 2020 में जादवपुर यूनिवर्सिटी में एज मैकेनिकल इंजीनियर मैंने एनरोल किया। वहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 2024 में कंप्लीट किया, जिसके बाद मैं एसोसिएट सिमुलेशन इंजीनियर कैटरपिलर इंडिया में काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि CAPF का थॉट कैसे आया, तो मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ वो जगह एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा से बहुत पास है। मैंने अपना पूरा बचपन MiG-27 को अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने सोचा कि डिफेंस ही है जो मुझे ज्वाइन करना है। तो जस्ट आफ्टर 12th मैंने NDA के बहुत सारे अटैम्प्ट दिए जितने मेरे पास अटैम्प्ट थे, तो कहीं ना कहीं SSB वहाँ क्लियर नहीं हो पाया। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी मैंने CDS और बाकी डायरेक्ट एंट्रीज अटैम्प्ट की, लेकिन तब तक कोई SSB क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने देखा कि CAPF का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो इसको ट्राई करके देखना चाहिए। यहाँ SSBs नहीं होती, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट है इंटरव्यू का, एक फिजिकल का डिफरेंट फॉर्मेट है। तो मैंने सोचा इसको बहुत सीरियसली ट्राई करके एक बार देखते हैं। तो ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। इससे पहले मैंने 2024 में भी अटैम्प्ट दिया था, लेकिन उसमें मेरा पेपर 1 क्लियर नहीं हो पाया था। अगर गाइडेंस की बात करें तो मेरे मल्टीपल कोचेस रहे हैं, मल्टीपल जगह से मैंने गाइडेंस ली है। पेपर 1 के लिए मैंने अचीव CAPF का प्लेटफॉर्म है, वहाँ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, तो उनका गेम चेंजर प्रोग्राम बहुत वाइटल रहा है। पेपर 2 के लिए मैंने AVKS के मॉक्स लगाए हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इवैल्यूएशन बहुत बढ़िया है। और पेपर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करें तो वहाँ अधिकार CAPF और मणिकंदन सर और जो पूरा बैच है 2025 PDP का, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपको बहुत सारे नाम उस बैच में से मेरिट लिस्ट में मिलेंगे, जैसे विनायक नगरिया हो गए, गजराज पाटिल हो गए, आयुष शर्मा हो गए, नागेश यादव हैं, और ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे शायद जो अभी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, लेकिन फाइनली रिजर्व लिस्ट में आ जाएंगे, जैसे कार्तिक भाटिया हो गए, कलई सलवन हो गए, शायद ये लोग जरूर से आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप एकदम कंप्लीटली कोचिंग पे भी रिलाई करें। अपने YouTube पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बेसिक्स ही हैं जो है, आपको NCERT और PYQ बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो बिना कोचिंग की भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने आप पे बस विश्वास रखिए और अपना एफर्ट पूरा दीजिए। मैंने पर्सनली 2 चैनल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, अचीव CAPF और AVKS अकेडमी। इनका यूट्यूब में बहुत सारा फ्री इनिशिएटिव रहता है और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहती है। और जो टीम निष्ठा है वहाँ के संदीप सर, उनका भी मैं वीडियोस को मैंने बहुत रेफर किया प्रिपरेशन के टाइम। उनका फ्री इनिशिएटिव जो वो 1 शॉट वीडियोस बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहता है लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए। मैंने 2025 और 2026 में बहुत सीरियसली प्रिपेयर किया है, तो मेरे ऑब्जर्वेशन इन दोनों साल की प्रिपरेशन में ये रहा है कि मैं अगर मॉक्स की बात करूँ तो अचीव CAPF के जो पेपर 1 मॉक रहते हैं वो बहुत बढ़िया रहते हैं, और पेपर 2 के लिए AVKS अकेडमी का ऑल इंडिया जो मॉक सीरीज रहता है, पेपर 2 टेस्ट सीरीज, वो बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ एक नया इंस्टीट्यूट है जैसे अधिकार CAPF जो मणिकंदन सर चलाते हैं, उनकी भी चेकिंग और उनकी भी क्वेश्चन क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लेवल की रहती है। और वहाँ से अगर आप सारे जितने मॉक्स है कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं, तो उनको सीरियसली प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं एक बिगनर स्ट्रेटेजी की बात करूँ जो एकदम फ्रेश अटेम्प्ट कर रहा है CAPF, तो इसका एग्जाम का पैटर्न जो है कहीं ना कहीं CDS से थोड़ा मुश्किल है और CSE से थोड़ा आसान है। तो आपको कहीं ना कहीं जो बेसिक्स होते हैं, NCERT हो गई, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और PYQs को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसी से PYQs आपकी बेस है, वहीं से आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पैटर्न में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि आप PYQ एनालिसिस कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए, उससे आपको हाई वेटेज एरियाज पता चलेगा, उसको फिर अच्छे से पढ़िए और फिर मॉक्स दीजिए। ये सबसे अच्छा अप्रोच है। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं जो आपको रेफर करना चाहिए एज अ बिगिनर, कि आपको आइडिया लगे कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए आप UPSC के सारे PYQs को रेफर कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और अगर आपके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं, तो मैंने जो किया था अपने टाइम पे, अचीव CAPF का एक गेम चेंजर प्रोग्राम आता है, वहाँ रेसर क्या करते हैं कि हर एक टॉपिक का, इंडिविजुअल टॉपिक का UPSC के जितने क्वेश्चंस रहते हैं उनको सब उठाते हैं एक जगह और उसको चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल करा देते हैं एज अ क्विज। तो उसको आप पहले एक बार देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं। बात करें कितना टाइम आपको डेडिकेट करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ये आपके इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ पे थोड़ा काम करना चाहिए और वीकनेस पे और ज़्यादा काम करना चाहिए। जिसके पास जैसा टाइम है उसको आप कीजिए। मैं अपनी पर्सनल जर्नी आपको बता सकता हूँ।
मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था क्योंकि मैं फुल टाइम, मेरे पास एक जॉब भी थी, तो मैं सुबह के 2 घंटे और रात के 2 घंटे डेडिकेट कर पाता था। उस पर मेरी मतलब यही कोशिश रहती थी कि जितना हम लोग टाइम डेडिकेट कर पा रहे हैं, मतलब वो एकदम क्वालिटी टाइम होना चाहिए, मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठोगे तभी हो पाएगा। अगर आप छोटा सा कॉन्साइज विंडो में भी पढ़ाई कर पा रहे हो और अच्छे से कर पा रहे हो तो वो भी आई थिंक सफिशियंट है कहीं ना कहीं। मैं अगर अपने 4 घंटे का ब्रेक डाउन बताऊं तो मैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन एक साथ करता था। तो मेरा ऐसा रहता था कि हर दिन एक पेपर 1 मतलब एक पेपर 2 के लिए कुछ ना कुछ लिखना है, बाकी का टाइम पेपर 1 के लिए देना है। तो मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करता और हाई वेटेज एरिया जो है उसको देखता कि ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न का आइडिया लग जाता है। फिर मैं NCERTs को पढ़ता बहुत अच्छे से और मैं फिर एक दिन का गैप लेता, क्योंकि अगर आपके दिमाग से कुछ उड़ना है तो उस टाइम तक उड़ चुका होता है। फिर जाके मैं एक दिन के बाद वापस से PYQs को सॉल्व करता, अटेम्प्ट करता, तब पता चल रहा है कि क्या क्या आप गलत कर रहे हो और क्या क्या सही कर रहे हो। जो सही कर रहे हो उनको तो मैं मान लेता कि एग्जाम हॉल में भी सही होने वाला है, जो गलत होता है मैं स्पेसिफिकली उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता कि सोचो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसमें, तो उसको रख लेते हैं। कहीं ना कहीं यूपीएससी का ये एक एटीट्यूड रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक बाहर से एक आउट ऑफ द सिलेबस एक क्वेश्चन पूछेगी और उसमें कुछ ऑप्शंस देगी, तो उस ऑप्शन को भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर उस ऑप्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। मैं कोशिश करता कि जितना मेरे पास टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम टाइम डेडिकेट करोगे तो उससे आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है, जैसे जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और कोई कोई चैप्टर्स ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है लेकिन उसका रिटर्न बहुत कम रहता है। जैसे रिसेंट ईयर्स में हिस्ट्री का ट्रेंड वैसा ही रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं मेरी कोशिश रहती थी कि हिस्ट्री में भी चुन चुन के बहुत लिमिटेड पढ़ा जाए जिसमें से कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, फिर भक्ति सूफी मूवमेंट हो गई, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जिसमें से 2025 में उस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अगर मैं अपने जॉब के साथ साथ मैंने कैसे मैनेज किया इसके बारे में बात करूं तो मेरा जॉब लकीली थोड़ा सा यूएस टाइमिंग में होता था, तो मैं दोपहर के 1-2 बजे ऑफिस जाता और रात के 9-10 बजे तक काम करके वापस आ जाता। तो मेरे पास सुबह सबसे पहले, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ चेन्नई में, मुझे अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं उठ के सबसे पहले अपना खाना बना लेता, फिर जितनी बेसिक थोड़ी सी फिटनेस के लिए जिम वगैरह हो गया वो कर लेता और फिर मैं 1-2 घंटे पढ़ लेता। 1-2 घंटे पढ़ने के बाद मैं ऑफिस चला जाता आराम से। वहाँ मैं क्या कोशिश करता कि मैंने पिछले दिन जो पढ़ा हुआ है उसके मैं जितने PYQs है, क्योंकि मेरा टेलीग्राम बेस्ड है सब कुछ, टेलीग्राम में ब्रेक में या फिर जो छोटे से गैप्स मिल रहे हैं मैं उनको अटेम्प्ट कर लेता। वापस फिर मैं आके जो रात के सेशन में मैं ये कोशिश करता कि पहले एक आंसर लिख लूँ और आंसर लिखने के बाद बाकी के टाइम में अगले दिन जो पढ़ना है उसकी PYQ एनालिसिस या फिर जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ लो। यहाँ सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर एक टाइम टेबल या फिर एक गैंट चार्ट बनाए कि आपका ये सब्जेक्ट इस टाइम से चालू होना और इस टाइम तक खत्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद ये चैप्टर चालू होना चाहिए, फिर ये खत्म हो जाना चाहिए। और एक बार आप अगर वो टाइमलाइन बना लो तो उसको आप कोशिश करो कि एकदम फॉलो करो। और क्योंकि मतलब एग्जाम से 2 महीने पहले एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 महीने आपको सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना है आइडियल सिचुएशन में। आइडियल सिचुएशन हमेशा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, उस केस में एडजस्टमेंट का आप विंडो जरूर रखें, थोड़ा बफर टाइम जरूर रखें। इनिशियली क्या होता है कि कैंडिडेट्स अपने कैपेबिलिटी को थोड़ा ओवर एस्टिमेट करते हैं कि मैं इस दिन में इतना पढ़ लूंगा इतना पढ़ लूंगा, तो कहीं ना कहीं एक बफर विंडो भी रखे कि आपका कोई बैकलॉग बन रहा है तो वो कवर हो जाए। अगर मैं पेपर 1 की डिटेल स्ट्रेटेजी की बात करूं तो मैंने कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, वहाँ मुझे मैथ्स और साइंस थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी लग रहा था। और रिसेंट ईयर्स में ऐसा रहा है कि CAPF यूपीएससी कहीं ना कहीं साइंस में थोड़ा डेविएट हो रही है। पहले 9-10 का जितना हुआ करता था तो सिलेबस का NCERT का वो सफिशिएंट हुआ करता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं 11-12 के कुछ जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कहीं ना कहीं कंप्यूटर हो गया, वो एडिशनल रिसोर्स भी आपको थोड़ा थोड़ा लिमिटेड वे में प्रिपेयर करना है। फिर बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, जैसे जियोग्राफी हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, तो इनको मैंने इन पे बहुत ज़्यादा फोकस डाला क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ी इजी थी रिमेंबर रखने के लिए। हिस्ट्री और पॉलिटी मुझे थोड़ा मतलब दिक्कत आती थी उसको याद रखने में, क्योंकि पॉलिटी में इतने सारे आर्टिकल नंबर्स है, इतने सारे एक्ट्स है, इतना कुछ है, तो थोड़ा मुश्किल रहता था मेरे लिए। हिस्ट्री भी बहुत वास्ट है, अगर आप पूरा अच्छे से कवर करने जाओगे तो शायद आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो मैंने यही अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी रखी कि जो हाई वेटेज टॉपिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, भक्ति सूफी मूवमेंट, फिर विजयनगर एम्पायर, फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, गांधी जी का मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट, उन लिमिटेड टॉपिक्स को मैंने पढ़ा। और पॉलिटिकली मैंने जो 2025 के जितने पेपर्स हैं उन पे मैंने फोकस किया कि उस पर क्या क्या पूछा जा रहा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और जस्ट PYQs पे ही रिलाई करें। मैंने ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं लिया।
अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने पीआईबी रेफर करी, और अचीव सीएपीएफ का एक और प्लेटफॉर्म है जहां वो लोग वीकली जो मंथली कटआउट्स होता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, वो एक मैगजीन बना के अपलोड कर देते हैं और एक वन शॉट वीडियो बना देते हैं। तो हालांकि मुझे लगता है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं नहीं कर पाता था, तो मैं ऐसा वन शॉट वो वीडियोस रेफर करता था। जी, करंट अफेयर वीडियोस के लिए मैं अचीव सीपीएफ का चैनल है, इसको रेफर करता था। वहाँ उनका मंथली एक वीडियो आ जाता है। अभी तो एक नई इनिशिएटिव भी है, ब्रह्मास्त्र इनिशिएटिव, वो भी बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं कवरेज बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन बेसिक्स वही है, अगर आप कहीं से भी फॉलो कर रहे हो, पीआईबी आपको कवर करना है, और जैसे हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, वहीं से आता है मोस्टली, तो उसको आप अगर अपने से भी कवर कर पा रहे हो तो वो सही है। ये बात भी कहीं ना कहीं आती थी क्योंकि मैं पार्ट टाइम एस्पिरेंट हूँ, फुल टाइम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक मुझे फोमो होता था कि लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं उतना नहीं दे पाता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जितना हो पा रहा है, मैं जो पोर्शन पढ़ के जाऊंगा उसको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ कवर करना है, मैं लिमिटेड चीजें कवर करूंगा, लेकिन उसको एकदम फुल प्रूफ बना के चलूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है कि नहीं, इसको समझने के लिए मैं चैप्टर वाइज फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक्स भी लगाता हूँ। उनमें मैं अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देता कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है, तो उससे मैं उस मेट्रिक को यूज करता अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। अगर मैं 2024 के अटेम्प्ट की बात करूं तो वहां मैंने कहीं ना कहीं ये मिस्टेक किया कि मैंने साइंस और मैथ पे ओवर रिलाई किया और बाकी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया। इस बार मैंने उस चीज़ को करेक्ट करी और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट मैंने दिया। अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं इन डिटेल, तो साइंस के लिए आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। प्लस बायोटेक्नोलॉजी की एक बुक आती है, उसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को ही छूना है, सब आपको नहीं पढ़ना है, जहाँ से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आए, जैसे डीएनए वगैरह हो गया। फिर अगर मैं जियोग्राफी की बात करूँ, जियोग्राफी के लिए 11th और 12th की 4 एनसीईआरटी आती है, एक फिजिकल एक ह्यूमन, ऐसे मिला के 4 किताबें हैं, तो उनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। बहुत लोग कहेंगे कि जीसी लियोंग वगैरह, लेकिन आपको उतने डिटेल में नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन में आपके 14-15 सवाल आ रहे हैं और उनमें से 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे, तो मैं तो कहूँगा बस आप उन्हीं को टारगेट कीजिए और 1-2 सवाल जो आ रहे हैं उनको शगुन का छोड़ दीजिए, मत कीजिए उनको अटेम्प्ट। और मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत मतलब सफिशिएंट सोर्स है, हालांकि बहुत ब्रॉड है। उसमें से आप पहले एनालाइज कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए। हिस्ट्री के लिए मैंने तो पर्सनली बस जो थीम 1, थीम 2, थीम 3 है, उनमें से बहुत लिमिटेड चैप्टर्स पढ़े, लेकिन मुझे लगता है उसको जितना ये बियर मिनिमम है थीम 1, थीम 2, थीम 3 कर लेना चाहिए। और स्पेक्ट्रम लोग कहते हैं कि वो आपके एंड्योरेंस पे है, अगर आप पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मैंने तो स्किप किया था उसको। पेपर 2 की अगर बात करें तो आपको पेपर 2 को अलग से नहीं लेके चलना है, पेपर 1 के साथ साथ ही आपको प्रिपेयर करते रहना है, क्योंकि जैसा रिसेंट ट्रेंड रहा है कि पेपर 1 बहुत अनप्रेडिक्टेबल बन गया है। 2023 तक क्वेश्चन ऐसा आता था कि आप उसमें बहुत हाई स्कोर कर सकते हो, 140, 150 आप कर सकते हो, लेकिन 2024 और 2025 का अगर पेपर देखें तो वो बहुत लो स्कोरिंग रहा है। तो उसमें पेपर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है लोगों के सिलेक्शन के पीछे, तो उसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। पेपर 2 के लिए आपको बहुत बढ़िया रहेगा कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, तो उससे आपको कंटेंट मिलता रहेगा कि आपको लिखना क्या है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं डिफेंस एक्सपी नेटवर्क पे बहुत दिनों से आर्टिकल राइटिंग का काम करता हूं, तो मेरा डिफेंस का और जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन वाला एस्पेक्ट वहां से प्रिपेयर हो गया था ऑलमोस्ट। फिर बाकी जितने थीम्स थे उनको मैंने प्रिपेयर किया। तो इसके लिए पहली बात, पेपर 2 में आपको कंटेंट डंप नहीं करना है, आपको एक बैलेंस्ड वे में आंसर लिखना है। और ये आपको मतलब ये टेंडेंसी आपको डेवलप करने के लिए कोचिंग की मुझे तो लगता है जरूरत है, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी की गाइडेंस लेनी चाहिए। मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने 2 जगह से पेपर 2 के लिए गाइडेंस ली थी, एक अधिकार सीएपीएफ है और दूसरा एवीकेएस हो गया। एवीकेएस की जो मॉक्स की क्वालिटी रहती है बहुत बढ़िया रहती है और उनकी जो इवैल्यूएशन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। आपको बिल्कुल मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ स्कोर करने वाले हो। और दूसरी बात है कि जो फीडबैक आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप बस मॉक लिखे जा रहे हो, जो फीडबैक आपको मिल रहा है, जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको फीडबैक दे रही है, उस पर आपको बिल्कुल काम करना चाहिए और उस फीडबैक पे काम करते हुए आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए कि आप सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करो। और तीसरी बात, आपको अपने एंड्योरेंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वो पेपर बहुत लेंदी होता है, आप 3 घंटे में उसको कंप्लीट कर पाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो कहीं ना कहीं रिपीटेड मॉक्स के प्रैक्टिस से आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं एग्जाम हॉल में कंप्लीट कर सकता हूँ। पेपर 2 के लिए मैंने ऑलमोस्ट 9 से 10 मॉक्स लगाए थे दोनों प्लेटफॉर्म्स के मिलाकर। और पेपर 1 की मैं नोट मेकिंग की बात करूं तो नोट मेकिंग पे मैं ज़्यादा टाइम उस पर देता नहीं था। मेरी पूरी जो नोट मेकिंग की प्रोसेस रही है वो डिजिटल रही है, तो मैं एनसीईआरटीज़ की पीडीएफ उठाता, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू वाली नहीं, न्यू वाले में बहुत कुछ ट्रिम कर रखा है। ओल्ड एनसीईआरटीज़ में मैं डायरेक्ट हाईलाइट कर लेता, जहाँ से पीवाईक्यूज आए उन पोर्शंस को मार्क करता
वहाँ मैं अपने कुछ अगर एडिशनल नोट्स है तो वो भी लिखता, और स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन मेरे पीवाईक्यू के गलत हुए हैं तो उनका मैं स्निप निकालता और वहीं पे ऐड कर लेता, ताकि जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे वापस से दिख जाए। कांस्टेंट रिवीजन यहाँ बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। कितना नया चीज पढ़ रहे हो उससे ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको कितना अच्छा रिकॉल कर पा रहे हो। मैं अगर अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी की बताऊं तो मैं सबसे पहले पीवाईक्यूज को एक दिन पहले देख लेता और उसी दिन मैं पढ़ लेता। पीवाईक्यू को मैं अटेम्प्ट नहीं करता, बस देख लेता कि कहाँ से आ रहा है। फिर मैं वो पोर्शन को पढ़ता और वो पोर्शन पढ़ने के बाद मैं एक दिन का गैप देता, ताकि जो रिटेन होना है वो दिमाग में रिटेन हो और जो उड़ना है वो उड़ जाए। उसके बाद फिर मैं पीवाईक्यू उसको अटेम्प्ट करता। और रिवीजन का मेरा टारगेट रहता था कि हर 2 वीक बाद जो मैंने नया पढ़ा हुआ है एटलीस्ट वो रिवाइज हो जाए। मैं संडेज को पूरा रखता रिवीजन के लिए कि मैंने मतलब पिछले वीक में या उससे पहले वीक में जो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट पूरा पूरा रिवाइज हो जाए। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में पहले ऐसा हुआ करता था कि डिफेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर वुमेन एंड चिल्ड्रन, इससे रिलेटेड बहुत सारे एसेस आया करते थे। अभी 2024 में भी था और 2025 में भी था कि ऐसे फिलोसॉफिकल एसेस बहुत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे सीएससी का ऐसे पेपर रहता है उसके लाइंस पे हमको प्रिपेयर करना चाहिए फिलोसॉफिकल एसेस के लिए। बाकी आर्ग्यूमेंट भी रहता है कि वो फैक्ट बेस्ड बहुत रहता है, तो उसको भी मतलब जो कॉन्टेम्परेरी इश्यूज है उस पर कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए आपको। बेसिकली इसका सोर्स करंट अफेयर्स ही रहता है। करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे और उसकी एक अच्छी एनालिसिस रखोगे तो कहीं ना कहीं इसको टैकल किया जा सकता है। बाकी जो नॉर्मल पार्ट है ग्रामर, बहुत वो हाई स्कोरिंग है, तो ग्रामर की आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो पर्सनली एक बंगाल में किताब आती है रे एंड मार्टिन, वो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो मैं उसको रेफर करता था ग्रामर वगैरह के लिए। बाकी कॉम्प्रिहेंशन हो गया, प्रेसी हो गया, वो तो आप प्रैक्टिस के साथ ही वो परफेक्ट होगा। पेपर 1 की मैं बात करूँ तो पेपर 1 में अभी जैसा रिसेंट ट्रेंड रहा है थोड़ा वो डिफिकल्ट साइड पे गया है। यूपीएससी का कहीं ना कहीं मोटिव रहा है कि कट ऑफ को थोड़ा नीचे लाया जाए। तो पेपर 1 के लिए मैं तो पर्सनली मैथ्स पे और साइंस पे सबसे ज्यादा रिलाई करता था। मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे हुआ है अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस करूं। कहीं ना कहीं जो 11-12 के कॉन्सेप्ट्स है जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये टॉपिक्स के भी सवाल आने लगे। रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे गया है। बाकी जितने अपने रिलायबल जितने सोर्सेस है एनसीईआरटी के, जितने जियोग्राफी हो गया, फिर अपनी पॉलिटी हो गई, फिर हिस्ट्री हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको जियोग्राफी जितनी एनसीईआरटीज है उनको अच्छे से फोकस करके प्रिपेयर करते रहना है। अपने बेसिक्स पे आपको भरोसा नहीं छोड़ना है, वहीं से आपका आएगा सवाल। पॉलिटी के लिए जस्ट मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया और बाकी के लिए मैंने बस एनसीईआरटीज को ही रेफर किया। आपका सिलेबस मतलब बेसिक्स है प्लस पीवाईक्यूज है। यहाँ मैं ये फोकस करना चाहूंगा कि पीवाईक्यू पे आपको बिल्कुल फोकस करना है। ऐसा हो सकता है कि पीवाईक्यू पे आपको कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट मिल जाए जो आपको प्रिपेयर रखना है, वही आगे जाके दूसरे क्वेश्चन का सोर्स बन सकता है। एग्जाम हॉल में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी मैं बात करूं तो मेरी पर्सनल जो अप्रोच रही है, मैं सबसे पहले मैथ के सेक्शन पे फोकस करता। जितना टाइम देना है मेरा ये कि मैथ्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर मैं साइंस पे जंप करता, फिर मैं करंट अफेयर्स, फिर बाकी मैं देखता कि कौन से क्वेश्चन 1 पास पे डुएबल है। एक बार ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको जस्ट 1 लाइनर है, आपको देखते ही उसका आंसर पता चल जाएगा। फिर इसी के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक, थोड़ा एलिमिनेशन लगाना पड़ता है। वो पार्ट मैं एकदम एंड के लिए रखता क्योंकि उसमें टाइम जाता है बहुत सारा। फिर मैं अगर पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं जो राइटिंग पोर्शन है उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लूं, कि उसमें सबसे ज्यादा आपका एनर्जी जाता है। जो अटेम्प्ट करना रहता है यूपीएससी में, आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता है, आपको इन पैराग्राफ लिखना होता है और एक स्मूथ फ्लो मेंटेन करना होता है कि आप अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो, वो दूसरे पैराग्राफ में आप जब शिफ्ट कर रहे हो वो रिलेटेड होना चाहिए कहीं ना कहीं। एसएस की बात करें तो एसएस के बहुत सारे स्टार्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आप कोड से स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको कोई उसमें मतलब आपका पहले से कोई बनाया हुआ इंट्रोडक्शन है तो उसको यूज कर सकते हो। आपको बस पेपर भर के नहीं आना है, आपको क्वालिटी लिखना है, क्वालिटी कंटेंट उसमें लिखना है, जस्ट कंटेंट डंप नहीं करना है। और एक बहुत अच्छी तरकीब है, अगर ये कहीं ना कहीं मैंने मेरे इंग्लिश टीचर्स ने मुझे बचपन में बताई थी कि आपका एग्जामिनर आपका पेपर जितना कम पड़ेगा आपको उतने ज्यादा नंबर देगा। तो आप जो मोटा मोटा लिख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स लिख रहे हो, गवर्नमेंट फैक्ट एंड फिगर्स लिख रहे हो, तो उसको हाईलाइट कर दो पेंसिल से अंडरलाइन करके, ताकि एक ग्लांस में एग्जामिनर को दिख जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो इससे नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा कि डिफेंस रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको नहीं छोड़ना है। अगर अपने इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ हो रहे हैं तो उनको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां से 2025 में 2026 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं। तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से फॉलो करते रहना है।
बाकी कुछ प्रेडिक्टेबल थीम्स होते हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसपे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। पेपर 1 पेपर 2 की जो मिस्टेक्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, मैं उन पे आना चाहूँगा। आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। यहाँ मेरा एक ही गोल्डन मोटो रहा है कि लेस इज मोर। आप जितना कम पढ़ोगे और उसको जितना अच्छा रिटेन कर पाओगे, वो आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। तो पेपर 2 के लिए भी आपको मतलब जो क्वालिटी सोर्सेस है, जैसे पीआईबी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसी पे रिलाई करना है। बहुत इधर उधर नहीं भागना है। और पेपर 1 के लिए भी आपकी जो बेसिक रिसोर्सेस है उस पर फोकस करना है, और कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट रिवीजन, यही रहेगा गोल्डन फिलोसफी। और साथ ही साथ आपके जितने टीचर्स हो गए, वो एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है, उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। आपके जो मेंटर्स, जो गुरुज है, वो आपको जो गाइडलाइन दे रहे, जो फीडबैक दे रहे, उन पर जरूर से इंप्रूव कीजिए और उस पर काम कीजिए। अगर मैं पेपर 2 के फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात करूं, तो एवीकेएस का जो एक ग्रुप है, पेपर 2 डिस्कशन ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो आपस में एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप बनाते हैं। अगर आप वहाँ अपना क्वेश्चन लिख के डालते हो, तो वो लोग इवेल्युएट करते हैं, आपको अच्छा फीडबैक देते हैं। कहीं ना कहीं वो सीखने के लिए बहुत अच्छा जगह है। मैंने भी पर्सनली शुरू में अपने सवाल बहुत ज़्यादा डाले थे। हालांकि मेरा मानना है, अगर कोई डेडिकेटेड फैकल्टी आपके क्वेश्चंस को डेडिकेटेडली इवेल्युएट करे, तो वो अच्छा रहता है। फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं सीएपीएफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये सब बहुत बड़े मिथ है कि पहले आपको बहुत अच्छे से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पढ़ना है और फिर फिजिकल फिटनेस पे काम करना है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो मैं इनिशियली जब कॉलेज में था, बहुत ओवरवेट हुआ करता था, तो मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ पैरेलली बहुत ज़्यादा काम किया। मैं रेगुलर जिम जाता, दौड़ता, और उससे मैं अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता। कहीं ना कहीं आपको एक फाइन बैलेंस मेंटेन करके चलना है कि आप अच्छा खाओ, अच्छा फिजिकल वर्कआउट करो, अच्छी पढ़ाई करो और अच्छा नींद लो। ये साइकिल आप मेंटेन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ना थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। सीएपीएफ ऐसा एग्जाम है, इसमें फिजिकल का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो 40-50% बच्चे होते हैं, ये फिजिकल में कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। हो सके तो प्रिपरेशन के साथ थोड़ा थोड़ा आप प्रिपेयर करते रहो फिजिकली, और जैसे ही आपका पेपर हो जाए, उस नेक्स्ट डे से आप फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से चालू कर दो, स्पेशली लॉन्ग जंप। फेलियर्स जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना मेरा मानना है कि फेलियर्स के बिना आप सीखोगे नहीं, और हर एक फेलियर को आपको एज अ फेलियर नहीं लेना है, एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेना है। आपको ये फिगर आउट करना है कि कहाँ आपने गलती की, और जरूरी है कि आप उस पर काम करो। और कभी कभार हो सकता है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, या फिर इसके बाद आपको दूसरा कोई करियर स्विच करना पड़े, तो उससे आप डिमोटिवेटेड मत हो। भगवान ने बिल्कुल आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्लान करके रखा होगा। हो सकता है कि आपको किसी बड़े कॉज के लिए वो तैयार कर लें। तो आपको बिल्कुल भी भगवान पे, या फिर आप जो भी जिसको भी मानते हो, उस पर भरोसा नहीं छोड़ना है, और अपने मेहनत पे भरोसा रखना है। आपने अगर बहुत अच्छी मेहनत की है, तो उसका फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलना है। तो फेलियर से डिप्रेस ना होइए। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, जी हाँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था, स्पेशली इंस्टाग्राम। हालांकि मेरा मानना है कि आपको शॉर्ट कंटेंट के लूप में नहीं फंसना चाहिए। वो जो 30 सेकंड का लूप होता है, वो कहाँ आपका 1 घंटा, आधा घंटा उड़ा के लेके चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मेरी फीड जो है, उसमें मतलब ऐसे रनिंग कंटेंट, फिर फिटनेस एक्टिविटी, फिर मिलिट्री कंटेंट बहुत ज़्यादा आता था। तो कहीं ना कहीं उन रील्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे ज्वाइन करना है, मैं कॉर्पोरेट लाइफ के लिए नहीं बनाऊँ। तो ये आपके फीड पर डिपेंड करता है कि एल्गोरिदम आपको क्या पुश कर रहा है। ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं अपनी सोशल लाइफ की बात करूं, तो हाँ, मेरा सर्कल छोटा था। प्रिपरेशन के टाइम बहुत कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे मैं पर्सनली एक फुल टाइम जॉब करता था। अगर आप ये मान के चलोगे कि मैं जॉब में भी बहुत अच्छा काम करूंगा, मुझे अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छा हाइक मिलेगा, और मैं प्रिपरेशन भी अच्छे से कर लूंगा अपने साथ, तो वो नहीं होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आइदर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो आप अच्छे से जॉब कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं ना बोलना सीखना पड़ेगा। वीकेंड्स में आपके कोलीग होंगे, आपको कुछ एक्टिविटी के लिए बुलाएंगे, मूवीज के लिए बुलाएंगे, खाने के लिए बाहर बुलाएंगे, उसको भी आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने फुल टाइम जॉब क्यों चूज़ किया और साथ में पैरेलल प्रिपरेशन क्यों किया, ये अगर मैं इस पे आऊँ, तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरे पापा BRBNMPL में काम करते हैं, जो एक RBI की कॉरपोरेट आर्म है, जो करेंसी प्रिंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और मेरी मम्मी होम मेकर है। तो मेरे पापा कहीं ना कहीं 2027 में रिटायर करने वाले हैं, तो ऐसा था कि एक स्मूथ फ्लो बना रहना चाहिए इनकम का। तो मैंने सोचा अगर पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो जॉब मेरी है, जो प्रोफाइल है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी बोलूँगा मैं उसको। यहाँ पे जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, थोड़ा नीश डोमेन है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे कॉलेज टाइम में इंटरेस्टिंग लगता था। तो मैंने सोचा अगर पैरेलली दोनों कर सकते तो वाई नॉट, करके देखते हैं। लेकिन जो लोग फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी बढ़िया रहता है।
लेकिन मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उसको ना दें, 2-3 साल अगर आप दे रहे हैं और उसमें अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ बैकअप बना के चले, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एक अनसर्टेन एग्जाम में कब क्या हो कुछ नहीं पता, इसमें आपका लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल्स में आपको 800 मीटर, 100 मीटर, 3.5 मीटर लॉन्ग जंप और 4.5 मीटर शॉर्ट पुट लड़कों के लिए सर ये करना पड़ता है। इसकी एक कट ऑफ टाइमिंग होती है, जैसे लड़कों के लिए 800 मीटर का रहता है 3 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होता है, फिर 100 मीटर 16 सेकंड में आपको कंप्लीट करना रहता है। तो ये और लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, उसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, शॉर्ट पुट के लिए भी 3 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो इसके लिए आपको मुझे तो लगता है जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है आपको अच्छे से प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल में जो एलिमिनेशन रेट है वो बहुत हाई है। ऑलमोस्ट 40% बच्चे तो फिजिकल में एलिमिनेट हो जाते हैं, और सबसे बड़ा एलिमिनेशन का कारण लॉन्ग जंप रहता है। आपको लॉन्ग जंप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मुझे पर्सनली खुद लॉन्ग जंप में बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरा पैर बार बार फाउल लाइन पे टच कर रहा था। ऐसा होता है कि आपके वहाँ एक फाउल लाइन होता है और एक आपका 3.5 मीटर का मार्क होता है। अगर जरा सा भी आपका फाउल लाइन टच हुआ या फिर लैंडिंग मार्क टच हुआ तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। तो उस कहीं ना कहीं आप वो अपने टेक ऑफ को रिफाइन कीजिए। मैं यहाँ पे चेन्नई के जीएसटी कमिश्नर जो डॉक्टर आर नटराजन है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे वो बहुत इत्तेफाक से चेन्नई की एक ग्राउंड है नेहरू पार्क, वहाँ मिले थे। मैंने बोला सर मेरा ऐसा फंस रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर ने मुझे 1 हफ्ते में बहुत अच्छे से गाइड किया और मेरा ये क्लियर करवाया लॉन्ग जंप। फिजिकल्स के लिए तैयारी आपको ऐसे करनी चाहिए कि जैसे ही आपका पेपर हो जाए पहली बात आपको रनिंग चालू करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से सेडेंटरी हो, आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे, आप ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो आपको वो मूवमेंट लाना है पहले। जैसे जैसे आप दौड़ना चालू करोगे आपका बॉडी धीरे धीरे खुलता जाएगा। फिर कहीं ना कहीं आप अच्छे से वार्म अप करो। फिर जितने बेसिक ड्रिल्स होते हैं, कुछ कुछ एजिलिटी के ड्रिल्स होते हैं, या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे एथलेटिक्स के चैनल्स मिल जाएंगे जिनको आप फॉलो करके कर सकते हो। लॉन्ग जंप की कोचिंग के लिए भी आप स्पेसिफिकली जो आर्मी होती है या फिर सीपीओ होती है, इनकी कोचिंग के लिए बहुत लोग होते हैं, तो ये भी यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो डालते हैं टेक्निक के रिलेटेड, उसको रेफर कर सकते हो, तो वहां से आप सीख सकते हो। तो सबसे मैं समराइज करना चाहूंगा ऐसे कि आपको सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सीएपीएफ क्यों ज्वाइन करना है, ये आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर इसका आंसर आपको कन्विंसिंग लग रहा है तभी आप इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये जॉब प्रोफाइल बहुत ईजी नहीं है। आपको शायद फैमिली से कट ऑफ रहना पड़ेगा, आपका फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस होगा, आप घर से दूर रहोगे, शायद बहुत रिमोट एरिया में आपको अकेले चार्ज लेना पड़ेगा बहुत लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल है और थोड़ा सा मुश्किल भी और चैलेंजिंग भी है। तो अगर आपके पास कन्विंसिंग आंसर है तभी इस पे आइए, मेरा ये मानना है। अगर आप मोटिवेटेड हो इस चीज के लिए तभी आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर ये मोटिवेशन आपका स्ट्रांग है तो फिर बाकी जितने प्रॉब्लम्स है उसका आंसर आप खुद ढूंढ लोगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। इस सक्सेस का क्रेडिट के पीछे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे कांस्टेंट जर्नी में हेल्प किया और मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं जो भी करना चाहूँ मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, कभी भी कुछ नहीं बोला कि ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें क्या होने वाला है, सब कुछ इसमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा है। सेकेंड, मैं अगर आऊँ तो मेरे जितने कोचेस रहे हैं जिन्होंने मुझे पूरे जर्नी में अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प किया, अचीव सीएपीएफ के रे सर, फिर अभी AVKS अकेडमी के नवीन सर पेपर 2 के लिए, और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मणिकंदन सर अधिकार सीएपीएफ के, इनका क्रिटिकल रोल रहा है। और नटराजन सर का बहुत क्रिटिकल रोल रहा है मेरा फिजिकल क्लियर कराने के लिए, अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता। और मैं अपने दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखा, हेल्प किया। मेरे कुछ लोग हैं जो कुछ दोस्त हैं जो CSE की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जैसे राज राय हैं। मेरे रूममेट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरा प्रीतम एक दोस्त है प्रीतम मित्रा, उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। प्लस पर्सनली मेरी गर्लफ्रेंड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस प्रिपरेशन जर्नी में। कभी भी मुझे लो फील नहीं होने दिया, जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता मुझे मोटिवेटेड रखती, तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ओवरऑल मैं इसको समराइज करना चाहूँगा मेरे प्रिपरेशन जर्नी को। पेपर 1 जो हाई वेटेज है उस पर फोकस कीजिए। पेपर 2 की प्रिपरेशन डे 1 से बहुत अच्छे से कीजिए। फिजिकल्स और मेडिकल्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, उसकी भी कांस्टेंट तैयारी करते रहिए। और जो इंटरव्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सबसे पहले स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, अपने डैफ को थॉरोली प्रिपेयर करना है, डैफ का एक भी पार्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। प्लस आप कांस्टेंट मिरर प्रैक्टिस करते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए और अच्छे से फेस कीजिए। जैसे आप यूट्यूब में बहुत सारे मॉक्स हैं उनको देखते होंगे, वहाँ कहीं ना कहीं जो रहता है उनका कंटेंट थोड़ा ग्रिलिंग रहता है, वहाँ के जितने पैनलिस्ट होते हैं आपको कहीं ना कहीं ग्रिल करते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का, वहाँ जो बोर्ड होता है, मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, तो वो बोर्ड बहुत ज़्यादा कॉर्डियल है, आपको बिल्कुल प्रेशर फील नहीं कराएंगे, तो आप फ्रीली होकर बात कीजिए वहाँ। और
ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले CAPF आपको क्यों करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जा रहा है तो बाकी प्रिपरेशन आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। आपके मेंटर पे भरोसा कीजिए, आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बेसिक्स को बिल्कुल मत छोड़िए। PYQ और NCERT आपकी बेस है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और अपने मेंटर जो कह रहे हैं उनका कहना मानिए, जैसा गाइडेंस वो दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। DKT का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे ये प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया। अगर मेरा ये छोटा सा क्लिप आपकी मतलब प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पा रहा है तो ये मेरे लिए बहुत है। जो भी मुझे देख रहे हैं आप प्रिपेयर करते रहिए, ऊपर वाले आप जिसको भी मानते हैं उस पर भरोसा रखिए और आपकी मेहनत पे भरोसा कीजिए। आपको एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। थैंक यू।